चलिए आज वर्णमाला की तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगी पूरी, क्योंकि ये लास्ट चल रहा है। 2 क्लासें वर्णमाला की हो चुकी हैं और इसमें लगभग कंप्लीट वर्णमाला हो जाएगी। देखिए वर्णमाला में अभी अपन स्वर, व्यंजन, अयोगवाय, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त वर्ण ज़्यादातर सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके थे। अपना अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष और कुछ चीज़ें जो रह गई थी वो आज देख लेते हैं, जिससे वर्णमाला कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। और इसके बाद कोई भी क्वेश्चन वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा द्वित्व व्यंजन देख लीजिए। जो द्वित्व जो वर्ण होते हैं किसे कहा जाता है? द्वित्व वर्ण किसे कहा जाता है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण 2 बार हो उसे द्वित्व वर्ण कहा जाता है। द्वित्व का मतलब 2, यानी ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण 2 बार हो उसे द्वित्व वर्ण कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक आता है आधा वर्ण और फिर एक आता है पूरा वर्ण, मतलब एक ही कैटेगरी के 2 वर्ण, एक आधा और एक पूरा। जैसे दिल्ली अपन लिखते हैं तो दिल्ली में क्या होता है, एक आधा और एक पूरा वर्ण। अब इसमें पूछ लिया जाता है, जैसे ऑप्शन उन्होंने दे दिया कि दिल्ली में द्वित्व वर्ण कौन सा है, तो ऑप्शन में दे देते हैं दा है, ला है, या फिर कोई बड़ा कोई शब्द दे देंगे उसमें पूछ लेंगे। तो दिल्ली में द्वित्व वर्ण कौन सा है? ला। ला एक आधा आ रहा है और एक पूरा आ रहा है, इसलिए ला क्या है? द्वित्व वर्ण है। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ण हैं, जैसे चक्कर, चक्कर में का क्या है? द्वित्व वर्ण है। कुत्ता, कुत्ता में ता द्वित्व वर्ण है। पक्का, पक्का में का द्वित्व वर्ण है। तो इस तरीके से मतलब एक आधा वर्ण आ जाए और इस सेम कैटेगरी का एक पूरा आ जाए तो वो क्या होगा? द्वित्व वर्ण कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद आते हैं अल्पप्राण, महाप्राण जो अपने रह गए थे, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्पप्राण व्यंजन या अल्पप्राण वर्ण किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्पप्राण क्या होते हैं? ऐसे वर्ण, अल्पप्राण उन्हें कहा जाता है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से कम ध्वनि निकलती है उसे अल्पप्राण वर्ण कहा जाता है। यानी मुंह से जब बोलते हैं तो ध्वनि की मात्रा कम निकलती है, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। ठीक है, तो अल्पप्राण किसे कहते हैं? और इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है कि कौन से वर्ण है अल्पप्राण? अल्पप्राण होते हैं जिनसे ध्वनि की मात्रा कम निकलती है। सभी वर्गों के पहले, तीसरे, पांचवे, सभी वर्ग कौन से? जो अभी मैंने दूसरा वीडियो में दिखाया, अगर आपने नहीं देखा तो पहले दूसरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस पे आना। तो पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण होता है, वर्ग 5 होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। यानी का वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, का, खा, गा, घा, ंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, जा, या। तो इस तरीके से जो वर्ग होते हैं, इन वर्गों के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण अल्पप्राण कहलाते हैं। जैसे का वर्ग का का, गा और अंगा, चा वर्ग का चा, जा और या, ये क्या है? ये अल्पप्राण वर्ण है। ठीक है, तो ये अल्पप्राण पहले, तीसरे, पांचवें, सभी 5 वर्गों के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण अल्पप्राण होंगे। सभी स्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। सभी स्वर अल्पप्राण में आते हैं, सारे 11 स्वर अल्पप्राण में आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन या रा ला हुआ जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो अल्पप्राण में आते हैं। और द्विगुण व्यंजन का जो पहला जो वर्ण है अड़ा, ये भी अल्पप्राण में आता है। ठीक है, तो ये सभी अल्पप्राण वर्ण हैं। इसके बाद आता है महाप्राण। महाप्राण की परिभाषा क्या है? ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय मुख से ध्वनि की मात्रा ज्यादा निकलती है, यानी ध्वनि ज्यादा मात्रा में निकलती है, उसे महाप्राण वर्ण कहा जाता है। और महाप्राण कौन कौन से होते हैं? सभी वर्गों का, यानी 5 वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। जैसे का वर्ग का खा और घा, चा वर्ग का छा और झा। तो इस तरीके से पा वर्ग का फा और भा, यानी कि ये सभी क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। सभी वर्गों के दूसरे, चौथे वर्ण महाप्राण होते हैं। इनके अलावा ऊष्म व्यंजन, चारों ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। शा, फा, फा और हा, ये क्या होते हैं? ऊष्म जो व्यंजन होते हैं महाप्राण होते हैं। और द्विगुण व्यंजन का जो दूसरा वाला जो वर्ण है ढ़ा,
ए भी महाप्राण में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अल्प प्राण होते हैं और ये महाप्राण। महाप्राण अल्प प्राण 1 3 5, महाप्राण 2 4। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर कभी भूल जाओ फिर भी आपको याद ना आए तो इसकी एक ट्रिक और है इनको याद करने की, कौन सा अल्प प्राण है कौन सा महाप्राण है। जिस वर्ण में अंग्रेजी, जिसका अपन अंग्रेजी करते हैं, जैसे का की अंग्रेजी क्या होता है, के या के ए, इस तरीके से होती है। तो अंग्रेजी में जिसके साथ एच लग जाए वो महाप्राण, और जिसके साथ एच नहीं लगे वो अल्पप्राण। जिसके साथ एच लग जाए वो महाप्राण और जिसके साथ एच ना लगे वो अल्पप्राण। जैसे का के साथ एच नहीं लगेगा, के इसकी स्पेलिंग होगी, और खा के साथ के एच ए हो जाएगा तो ये महाप्राण हो जाएगा। लेकिन चा में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, चा की जो स्पेलिंग है, चा की सी एच ए होता है, लेकिन छा में एक एच एक्स्ट्रा लगता है, सी डबल एच ए, तो एक एच एक्स्ट्रा आ रहा है इसलिए महाप्राण, उसमें एक ही एच है इसलिए वो अल्पप्राण। चा में थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी सभी वर्णों में जिसके साथ एच लगे तो महाप्राण, जिसके साथ एच ना लगे तो अल्पप्राण होता है। अब सघोष और अघोष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सघोष अघोष ज्यादातर यूपी में ज्यादातर पूछे जाते हैं। सघोष की परिभाषा क्या है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे सघोष वर्ण कहा जाता है। यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन हो। स्वर तंत्री कहाँ होते हैं, हमारा जो कंठ होता है, कंठ में स्वर तंत्री होती है, जब इनका उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, इसलिए इन्हें सघोष वर्ण कहा जाता है। सघोष कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सघोष होता है। जैसे का वर्ग है, का वर्ग का पहला दूसरा छोड़ दो, का और खा छोड़ दो, इसके बाद गा घा अंगा, ये सभी क्या है, सघोष। ऐसे ही चा वर्ग ले लो, चा वर्ग का पहला दूसरा छोड़ के तीसरा चौथा पांचवा सघोष होगा। ऐसे ही पांचों वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सघोष होगा। सभी स्वर सघोष होते हैं। अंतस्थ व्यंजन सघोष होते हैं। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं, यारा लावा सघोष व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन दोनों, ए ड़ा और ढा, ये दोनों ही क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और इसके अलावा ऊष्म व्यंजन का हा, केवल ऊष्म व्यंजन का अकेला हा सघोष कहलाता है। ठीक ना। सभी वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और हा, ये क्या है, सघोष हैं। सघोष की परिभाषा क्या है, क्लियर है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है उन्हें सघोष कहते हैं। इसके बाद अघोष। अघोष की परिभाषा ठीक इसके विपरीत है, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहा जाता है। और अघोष की परिभाषा है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, यानी पहला दूसरा मतलब का वर्ग का का खा, चा वर्ग का चा छा, टा वर्ग का टा ठा। तो इस तरीके से ये प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा जो वर्ण है वो अघोष होता है। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन के ये तीनों वर्ण, ऊष्म व्यंजन के तीनों सा क्या होते हैं, अघोष होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अल्पप्राण महाप्राण। अल्पप्राण 1 3 5 सभी स्वर, अंतस्थ और द्विगुण व्यंजन का पहला वर्ण। महाप्राण 2 4 सभी वर्गों के 2 4 वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण। ऊष्म व्यंजन और द्विगुण व्यंजन का दूसरा वाला अढ़ा। सघोष में प्रत्येक वर्ग का 3 4 5 तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, सभी स्वर, अंतस्थ और द्विगुण व्यंजन और हा। अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों सा। इसके बाद आते हैं रा के विभिन्न रूप। रा से क्वेश्चन आता है, रा के विभिन्न रूप कैसे, क्योंकि रा एक ऐसा वर्ण है, रा कभी ऊपर लगता है कभी नीचे लगता है, कभी भी रूप में लग जाता है, और रा पे छोटाऊ बड़ाऊ की मात्रा थोड़ा अलग लगती है। एक रा ही एक ऐसा पूरी वर्णमाला में वर्ण है जो कभी ऊपर कभी नीचे, कब उसे ऊपर लगाना है कब उसे नीचे लगाना है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, इसकी सिंपल सी परिभाषा है रा की, कि जब रा स्वर के बाद और व्यंजन से पहले आए तो वह
आगे वाले व्यंजन के ऊपर रा के रूप में लगता है, क्योंकि स्वर के ऊपर तो कोई व्यंजन लग नहीं सकता, क्योंकि वो स्वर के बाद आ रहा है, व्यंजन से पहले आ रहा है, तो स्वर के ऊपर चूंकि लग नहीं सकता इसलिए व्यंजन के ऊपर ही लगेगा। इसको थोड़ा ऊपर वाला साफ कर दूं मैं। तो ये जो रा है, रा में क्या होता है कि कभी ये स्वर के बाद आता है, कभी ये व्यंजन से पहले आता है, कब इसको कहाँ लगाना है थोड़ा सा इसको भी क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे तो आप लगा देते हो, ऐसे तो आप सही ठीक भी लिख लेते हो, बहुत सारे वर्णों में इसमें गलती भी करते हैं, और ये बर्तनी में बहुत ज्यादा गलती इससे आती है रा से, इसको समझना बहुत जरूरी है। बर्तनी बहुत ज्यादा रा से पूछी जाती है, कभी रा ऊपर लगा देते हैं, कभी पहले वाले वर्ण के ऊपर लगा देते हैं, कभी दूसरे वाले वर्ण के ऊपर लगा देते हैं। तो इसमें थोड़ा देख लो, जब रा स्वर के बाद और व्यंजन से पहले आए तब रा व्यंजन के आगे वाले व्यंजन के ऊपर लगता है। एक वर्ण होता है आशीर्वाद, इसको बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं आशीर्वाद को, लेकिन ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। इसको एक बर्तन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आशीर्वाद सही कौन सा है? ये है। कैसे है? अब देखो, ये रा का ही एक परिभाषा है इसकी, और ये बर्तन में पूछा जाता है। कैसे है? अब देखो, आ बड़ा आ हो गया, सा को अपन ने आधा किया तो सा में से क्या निकलेगा? बड़ी, क्योंकि सा पे बड़ी की मात्रा है। इसके बाद हुआ ईश्वरी आशीर्वाद, इसके बाद आएगा क्या? रा, आधा रा आएगा, ठीक है। इसके बाद हुआ आएगा, इसके बाद आ आएगा, इसके बाद दा, और इसके बाद आ, ठीक है। ये इसकी बर्तनी, मतलब ये इसको वर्ण में अपन ने तोड़ दिया। अब देखना, रा कहाँ पे है? ये यहाँ पे है रा यहाँ पे है। तो रा को देखना, रा से पहले क्या है? स्वर, रा से पहले स्वर और रा के बाद व्यंजन। अब आप मुझे बताओ कि क्या रा स्वर के ऊपर लग सकता है? नहीं लग सकता। तो रा कहाँ जाएगा? इस व्यंजन के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो रा कहाँ लगाना चाहिए हमें? इस व्यंजन के ऊपर लगाना चाहिए या यहाँ लगाना चाहिए, है ना? तो रा इस व्यंजन के ऊपर लगेगा। तो इसलिए आशीर्वाद में जब अपन इसको पूरा लिखेंगे तो सा में ई आ जाएगी, तो आशी हो जाएगा, आशीर। इसके बाद फिर हुआ आएगा, और हुआ के ऊपर ये रा आ जाएगा और ये दा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आशीर्वाद ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई भी वर्ण हो जिसमें इस तरीके का कोई भी अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है तो इसमें यही होता है। जैसे पर्व की भी सेम यही है। पा को अपन आधा करेंगे तो पा में से आ निकलेगा, आ के बाद रा आएगा, और रा के बाद, अब देखना, जब रा के बाद, रा व्यंजन के बाद और स्वर से पहले आए तो पहले वाले व्यंजन के नीचे रा लगता है। जैसे हमने लिखा प्रकाश लिखा, ठीक है। तो प्रकाश में क्या होता है कि सबसे पहले पा, अगर इसको हम वर्ण में तोड़ें, सबसे पहले पा आएगा, पा के बाद रा आएगा, रा के बाद आ आएगा, फिर काफ, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये टूटेगा। अब प्रकाश में क्या होता है कि जो रा है, रा व्यंजन के तो बाद आ रहा है लेकिन स्वर से पहले आ रहा है, व्यंजन के बाद लेकिन स्वर से पहले आ रहा है, तो स्वर के ऊपर तो जा नहीं सकता। तो ये अगर व्यंजन के बाद और स्वर से पहले हो तो ये व्यंजन के नीचे लगता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, यानी जब रा व्यंजन के बाद और जब रा स्वर से पहले आए तब वह किसके? व्यंजन के नीचे लगता है, ठीक है। जैसे क्रम में भी सेम यही है। का को अपन आधा करेंगे, रा बाहर आएगा, और उसके बाद आ आएगा, उसके बाद माँ आएगा। तो क्रम में रा व्यंजन के बाद है और स्वर से पहले है, तो क्या होगा? ये व्यंजन के नीचे आ जाएगा और ये माँ आ जाएगा, और ये आ के स्वर को, व्यंजन को पूरा कर देगा और उधर से माँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर होगा, यानी कि रा किस तरीके से करना है, इस तरीके से। अब देखना, अब जो कुछ पाई वाले व्यंजन होते हैं, कुछ बिना पाई वाले व्यंजन होते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा पाई वाला व्यंजन है या इनमें से कौन सा बिना पाई वाला व्यंजन है। तो पाई वाले व्यंजन कौन से होते हैं पता है? पाई वाले व्यंजन जैसे पा में ये जो डंडा लगा है, इसको पाई बोला जाता है। यानी ये जो डंडा लगा है ना, जैसे का क्या है?
का मध्य पाई वाला व्यंजन है। इसके बीच में पाई लगी है ना, ये डंडा लगा है, तो ये मध्य पाई वाला व्यंजन है। पा पाई वाला व्यंजन है। फा भी मध्य पाई वाला व्यंजन है। बा पाई वाला व्यंजन है। भा पाई वाला है। माँ पाई वाला, ज्यादातर पाई वाले व्यंजन है। लेकिन अब इनमें तो पता है कि इनमें तो रा या तो ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा, है ना। अब जिसमें पाई नहीं है, ऐसे व्यंजनों में रा का क्या करना है? तो ऐसे व्यंजनों में क्या होता है, क्रिया वही है कि मतलब पता ऐसे करना है कि रा स्वर के बाद है या व्यंजन से पहले है। लेकिन जिसमें पाई नहीं है, जैसे पाई किसमें नहीं है, टा में। टा में आपको पाई नहीं दिख रही है कहीं, सीधा डंडा कहीं दिख रहा है, नहीं है। डा है, डा में कहीं पाई नहीं है। यानी कि ऐसे व्यंजन जिसमें पाई नहीं है उनमें टा उनमें रा को कैसे लगाना है, तो उनमें रा उल्टे भी के रूप में ऐसे लगता है। ऐसे आपने रा को देखा हुआ लगे हुए, जैसे ड्रम। ड्रम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि डा क्या है, बिना पाई वाला व्यंजन है, इसलिए इसमें रा को उल्टी भी के रूप में लगाया जाता है। जैसे डा को अगर अपन आधा करें तो उसके बाद क्या निकलेगा, रा, और रा के बाद क्या आएगा, आ, उसके बाद माँ। तो रा किस पे जाएगा? इस व्यंजन के नीचे जाएगा तो नीचे, क्योंकि स्वर से पहले व्यंजन के बाद है। लेकिन जब नीचे जाएगा तो ऐसे नहीं लगेगा, इसमें एक और ऐसे लग जाएगा और ये ड्रम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बिना पाई वाला व्यंजन है। तो ये क्लियर होगा। अब इसके रा का एक रूप और है, कौन सा? रा के बाद जब ऊ या ऊ की मात्रा लगती है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ की, तो वो कैसे लगाते हैं? इसमें रा में छोटा ऊ की मात्रा ऐसे या ऐसे नहीं लगती है। सभी व्यंजनों में अपन कैसे का में ऐसे लगा देते हैं, इसमें ऐसे लगा देते हैं, लेकिन रा में ऐसा नहीं होता है। रा के लिए क्या होता है कि रा में छोटा ऊ की मात्रा लगती है ऐसे, मतलब नॉर्मल, इसमें ए नहीं किया जाता है छोटा ऊ की मात्रा में, है ना। तो छोटा ऊ की मात्रा ऐसे, और जब बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं तो इसमें थोड़ा सा इसको घुमा दिया जाता है, उसके बाद फिर ये लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये छोटा ऊ की मात्रा और ये बड़ा ऊ की मात्रा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये आपकी वर्णमाला लगभग कंप्लीट हो चुकी है ना। अब लगभग वर्णमाला में मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा। अगर कुछ आपको लगता है तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, वो भी आपको करा दिया जाएगा। अच्छा, वर्णमाला के कुछ ऐसे शब्द जो हैं, जैसे जिनमें आपको थोड़ी दिक्कत होगी, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे उद्भव। अगर कभी कभी क्या होता है एग्जामों में, इनके 4 संधि विच्छेद, मतलब इनके विच्छेद करके दे देते हैं, इनके विच्छेद बिल्कुल एक एक वर्ण में इसको तोड़ देते हैं, फिर पूछते हैं इसका कौन सा सही है। तो उद्भव में क्या होगा, जैसे छोटा ऊ है, उसके बाद क्या आएगा, दा। दा भी क्या है, आधा ही है, तो दा आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, भा। भा को अपन आधा करेंगे तो क्या निकल आएगा, आ। और आ के बाद फिर क्या आएगा, वा, और वा को आधा करेंगे तो वा में से क्या निकलेगा, आ। तो ये इसका सही विच्छेद हो गया। क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा उच्छ्वास, जैसे उच्छ्वास, ये बर्तनी में भी पूछा जाता है, उच्छ्वास का सही वो बताएं, है ना। उच्छ्वास, तो इसमें क्या होता है, छोटा ऊ के बाद आधा चा, तो आधा चा को अपन ऐसे लिखेंगे, क्योंकि जब उसमें लिखते हैं तो इसमें हंत लगा दिया जाता है, और उसमें लिखेंगे तो इस तरीके से आधा कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद छा भी आधा है इसमें। उसके बाद वा को आधा करेंगे तो बड़ा आ निकलेगा। उसके बाद सा, तो सा को आधा करेंगे तो इसमें से आ निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका विच्छेद हो जाएगा। तो ये विच्छेद भी पूछ लिए जाते हैं एग्जामों में कि ये इनमें से कौन सा इसका विच्छेद है। अच्छा, सघोष और अघोष में क्वेश्चन आता है, जैसे आपसे पूछा कि गा कौन सा वर्ण है। गा, जैसे आपको पता है कि ये सघोष वर्ण है, ऑप्शन में अगर सघोष नहीं दिया तो आप क्या करोगे। ऑप्शन में अगर सघोष नहीं दिया तो सघोष की जगह वो घोष वर्ण लिख देते हैं ओनली। सा क्या है, घोष वर्ण है, तो ये घोष वर्ण का मतलब सघोषी में ही माना जाएगा। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना थोड़ा। और ये आपकी वर्णमाला लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, उसका आपको पूरा आंसर उसका दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर वर्णमाला से कोई भी आपका क्वेश्चन छूटे तो आप
कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। वैसे सारे क्वेश्चन लेके चले हैं और लगभग कोई वैसे पढ़ाता नहीं है इतना वर्णमाला में, और अपन ने पूरा वीडियो इसी आधार पर बनाया है कि किसी भी एग्जाम में कोई भी आप एग्जाम दें लेकिन आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।